नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं लोकसभा की स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन। आप सब जानते हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन 8 बार से लगातार सांसद बन रही हैं, निर्वाचित हो रही हैं। हर बार वोटों का मार्जिन, जीत का अंतर बढ़ता है, हर बार उनकी लोकप्रियता में इजाफा होता है और देश की वो एकमात्र ऐसी महिला सांसद है, या मैं कहूं कि देश की एकमात्र ऐसी सांसद है जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार चुनाव जीती हैं। ये उनकी अपार लोकप्रियता का उदाहरण है। ईमानदार राजनीति की पहचान बन चुकी हैं और देश भर में जिस सौम्यता के साथ, जिस शालीनता के साथ वो देश की सबसे बड़ी चौपाल, देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी संसद को संचालित करती हैं, उसका दुनिया भर में डंका बज रहा है। और पूरे विश्व में संसद चलाने वाले, संसद के स्पीकर्स उनसे पूछते हैं कि ऐसी हंगामा खेज संसद को वो कैसे हैंडल करती है। आज इन तमाम मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, आपका बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। ताई, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि पिछली बार की जो लोकसभा हुई उसमें काफ़ी काम हुआ है। उसके पहले की जो लोकसभा हुई थी वो हंगामे को भेंट चढ़ गई थी, कुछ भी काम नहीं हुआ था और दुनिया भर में एक गलत संदेश, एक गलत मैसेज गया था कि हमारी जो लोकसभा है उसमें काम नहीं होता, हंगामा होता है, शोर शराबा होता है। लेकिन आपने खत लिखा, पत्र लिखा सारे सांसदों को, नए सांसदों के लिए आपने टाइम वाइम की व्यवस्था करी कि इनको टाइम मिलना चाहिए। आपने खाना पे बुलाया, इंदौरी खाना, आपने दाल बाफले खिलाया। मुझे लगता है दाल बाफले का असर हो गया और सब मान गए। हाँ, दाल बाफले का असर कहो या कंटिन्यूअसली जो प्रयास किए, सही माने में बात यह है कि सबके प्रयास हुए। मैंने प्रयास किए, प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किए, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने प्रयास किए, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का भी उसमें सहयोग रहा। सभी का सहयोग रहा। और एक बात ये जब हो गई कि शुरू से मेरा तो प्रयास ये रहा कि भाई हम चर्चा देने को तैयार हैं। आपने एक संसद को व्यक्तिगत पत्र लिखा? व्यक्तिगत भी पत्र लिखा, क्योंकि ऐसा है कि नए सांसद खूब है। इस बार करीब 350 के ऊपर नए सांसद है जो पहली बार चुनाव जीत के आए, और ऐसे लोगों को मौका देना ये भी तो आवश्यक है। वो कुछ भी बोलेंगे नहीं तो उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलत मैसेज जाता है कि अरे ये कुछ बोलता ही नहीं, मगर वो बोलेगा क्या, बोलने जैसी चर्चा होती नहीं है, ये समय मिलता नहीं है, माहौल बनता नहीं है, माहौल बनता नहीं है, चर्चा होती नहीं है, तो विशेष। हालांकि इस बार इश्यूज थे हंगामे के, इस बार जेएनयू का था, रोहित का था, कन्हैया का था, इस बार ऐसे इश्यूज थे। हंगामा होते हुए अभी चर्चा हुई, चर्चा में लोगों ने हिस्सा लिया, प्रश्नोत्तर हो गए। अब इसीलिए मैं आपको बताऊं, करीब करीब 200 से ज़्यादा, मतलब उसी 15 दिन में 200 से ज़्यादा लोगों ने प्रश्न पूछे। ये भी तो बात हुई। या दूसरे जो मुद्दे पर 377 हो या शून्यकाल, तो करीब 500 लोगों ने, सब मिला करके 500 से ज़्यादा लोगों ने बीच में एक टाइम ऐसा आया था ताई कि जब आपके बीच में और जो कांग्रेस है, जो बड़ा विपक्षी दल है, उसके बीच में कुछ मतभेद शब्द तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ थोड़ा सा तनाव हो गया था। हालांकि आपका नेचर ऐसा नहीं है, आप सब आपको बड़ा सम्मान करते हैं, फिर भी कुछ ऐसा तनाव से स्थिति बन गई थी। सोनिया जी और आपके बीच में भी कुछ शब्द का ऐसा एक्सचेंज हुआ था, मल्लिकार्जुन, गुलाम नबी आज़ाद, इस तरह की बातें हुई थी। वो जो बर्फ़ जम रही थी, उस बर्फ़ को आपने कैसे पिघलाया? मैं वो चाहूँगा कि आप लोकसभा स्पीकर के नाते नहीं, क्योंकि आप हमारी सांसद हैं, हम आपसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं और आपसे हम अंदर की बात जान सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो बर्फ़ कैसे आपने पिघलाई, उसके बारे में बताएं। एक बात तो ये है कि आपने कहा बर्फ़ जमी थी, तो आपको मालूम है कि उस बर्फ़ में स्नेह की ऊब, जिसको हम मराठी में ऊब देना बोलते हैं, आपको भी मालूम होगा, या तो जी हक करना बोलते हैं, या हाँ, थोड़ा उसकी आलिंगन, जो एक गर्मी होती है, जी, स्नेह की गर्मी कहो, मगर गर्मी दूसरे बात की भी होती है, मगर थोडा उष्मा, जिसको आम्ही मराठीमध्ये आम्ही म्हणतो की प्रेमाची ऊब द्या, ती थोड़ी सी गर्मी, प्रेम की गर्मी, वो बच होता है। तो वो प्रेम का उष्मा, थोड़ा सा एक प्रेम की ऊर्जा कहो उसको, वो देना आवश्यक थी। और मैंने वो ही सोचा, जैसा मैं यहाँ पे करती हूँ। आपने तो सोनिया जी को अपने घर बुलाया, बातचीत करो, घर बुलाया आपने, और उसके बाद जो आप दोनों के बीच में एक मुस्कान का जो आदान प्रदान हुआ, बस। और पहले शुरुआत तो मैंने यही की कि कोई राजनीतिक बात नहीं। उनको जब मैंने घर पे बुलाया, मैंने कहा केवल चाय के कप पे आप आ जाना, कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, हम केवल पारिवारिक बैठ के बात करेंगे।
तो उससे भी एक बात बदल जाती है। आपने पूछ लेना चाहिए था कि राहुल की शादी कब कर रही हो। अब पारिवारिक ऐसा बात का है, हिस्सा है वो। दो माताएं मिलती है तो जो भी बात होना चाहिए वो होती है। तो ये बात हुई होगी आपकी और निश्चित रूप से कि राहुल बाबा की आप शादी कब कर रही हो, और क्या उत्तर उनका रहा ये होगा भी मैं जानना चाहूंगा ये आपसे। भी हो सकता है, क्योंकि साथ में प्रियंका थी तो नाती पोते क्या कह रहे हैं ये भी हो सकता है। जी, जी, तो कई बातें, मतलब एक घरेलू वातावरण थोड़ा सा था। लेकिन उसका कितना असर भी थोड़ा। दाई संसद में दिखा। नहीं, बाद केवल के उसी का नहीं, उसके बाद भी मैंने 1-to-1 चर्चा शुरू करी। एक तो मैंने सभी सांसदों को जो पत्र लिखा वो सभी के लिए था, यानी उसमें एक पार्टी का कोई सवाल नहीं था। फिर उसके बाद एक बात आप ये देखोगे कि अब की बार विरोधी पक्ष में भी बहुमत वाली 2-3 पार्टियां हैं। बहुमत यानी बड़ी पार्टियां जिसको कह सकते हैं। कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल को भी कोई कम सीटें नहीं है, तृणमूल के साथ साथ AIDMK को भी कोई कम सीटें नहीं है, उन्हीं के साथ साथ TDP आ जाती है, या तुम्हारी उड़ीसा वाले BJD आती है। तो ये सभी लोगों को लगता है कोई ज़्यादा फर्क तो हम लोगों में है नहीं, तो सबको लगता है कि हमको भी इतना भी, हमें भी इम्पोर्टेंस, नहीं, पर सबको एक साथ कांग्रेस के मिला। एक सांसद है जो हुड्डा। एक मिनट सुनो, तो इसलिए क्या हो गया कि केवल कांग्रेस का अब अधिकार नहीं रहा विरोधी पक्ष पर भी, हाँ, वो अब सभी उतने ही हो गए। महत्वपूर्ण हो गए लगभग तो लगभग। इसलिए सबको मुझे संभालना था, उसी आप ये कहो प्रेम की चादर में सबको बिठाना था, और ये कोशिश मैंने करी। एक 1-to-1 डायलॉग सबसे किया, सभी प्रमुखों से किया, और उसमें कांग्रेस के भी प्रमुखों से मैंने 1-to-1, जैसे मैंने राहुल जी को बोला, मैंने कहा चाय पे बुलाते हैं, तो राहुल जी भी चाय पे आ गए। फिर हमने बैठ के बहुत सारी बातों पर चर्चा की, केवल एक नहीं करी, और उनको मैंने यही कोशिश करी समझाने की कि आप जब कुछ करते हो तो एक सांसद के नाते हम व्यवहार करते हैं, तो छवि केवल व्यक्तिगत किसी की खराब नहीं होती, या व्यक्तिगत पार्टी की छवि खराब नहीं होती है। छवि खराब होती है एक इनऑल पॉलिटिशियन की, इनऑल राजनेता की, इनऑल सांसद की, कि ये सभी और सबसे बड़े देश की संसद की। वही मैंने कहा। तो ये थोड़ी सी जब चर्चा छेड़ी सबसे, सबको कहा मैंने कि व्यवहार, हमारे व्यवहार के कारण ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की छवि खराब हो रही है इसकी मुझे चिंता और मैं क्यों करूं, होने दो, ऐसा नहीं है। छवि जो खराब हो रही है तो इनाल पॉलिटिशियन की हो रही है, वो देश का लोकतंत्र की, और आप देश के लोकतंत्र को आप गणतंत्र में नहीं बदल सकते आघात ना। जो है वो प्रजातंत्र पे है। तो जब इस मुद्दे पे इस तरीके की चर्चा हो गई तो बात समझ में आती है। मैं सवाल ये कर रहा था आपसे कि जो कांग्रेस के एक सांसद है हुड्डा, उन्होंने संसद के बाहर कहा कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। आपने शायद उनको आंकड़ों के साथ कि कितने सवाल हुए हैं ये बता दिया, दिखा दिया मैंने। जब कोई बोलता है, क्योंकि मैं एक, मेरा जो हमेशा आप जानते हो कि यहाँ इंदौर में भी आप लोग कई बार मेरा क्रिटिसिज्म किया है आपने, ताई पत्र लिखती रहती है, मगर मैं पत्र के साथ साथ मेरा नोटिंग भी रहता है। जब मैं पत्र भी इसलिए लिखती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मांगी, मेरे पास नोटिंग है। कभी कभी मैं भूल जा सकती हूँ ना कि गए साल मैंने क्या बोला था, मगर मेरे पास पत्र मौजूद है तो मैं भूल नहीं सकती। तो वही मैं पार्लियामेंट में करती हूँ कि मेरे एक व्यक्ति को यही जिम्मेदारी है कि रोज क्या हो रहा है, रोज किसने किसने सप्लीमेंट्री पूछी, किसको कितने क्या दिया, ये सब मेरे पास नोटिंग है। तो वो तो आप नोटिंग आंकड़ों के सहित बता सकते हो कि हमने कांग्रेस के इतने सांसदों ने प्रश्न पूछे बिल्कुल उसमें। बिल्कुल, आई हैव दैट। तो वो कहीं ना कहीं मैं उनको दिखा पाई। मैंने कहा आपके पास चाहिए तो मेरे पास नोटिंग है कि मैंने आपको कितनी बार मौका दिया, मैंने कितनी बार कांग्रेस को मौका दिया, और आई ट्राई। पर कांग्रेसी सांसदों ने शिकायत की, सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य ने शिकायत की कि हमको तो आपका जो लोकसभा टीवी चैनल है जिसकी प्रमुख आप हैं, जो आपके प्रति उत्तरदायी है, वो हमको दिखाता नहीं है। तो आपने मीरा कुमार की रूलिंग बदल दी, आपने कहा कि इनको दिखाओ, जबकि सामान्यतः पहले ये रूलिंग ऐसा थी। नहीं, रूलिंग पूरी तरीके से नहीं बदली, पहले तो ये था कि मगर दिखाई नहीं जाता, रूलिंग हंगामा मीरा दिखाया नहीं कुमार जाता जी था, की ये रूलिंग थी कि जब हंगामा होता तो है नहीं दिखाना चाहिए। तो नहीं दिखाना चाहिए, और जो काम होता है वो दिखाना चाहिए। अब उस समय तक मैं भी वही कर रही थी, अभी भी कई बार वही करती हूँ, क्योंकि अगर प्रश्नोत्तर हो रहे हैं और प्रश्न के समय कोई बीच में गड़बड़ कर रहा है
तो मैं उसको नहीं दिखाऊं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला महत्वपूर्ण होता है, उत्तर देने वाला मंत्री भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनता को मालूम होना चाहिए। तो इसलिए जब उन्होंने कहा हंगामा नहीं, मैंने कहा हंगामे में आपको मजा आती है तो हंगामा दिखा दो, दिखा देश दो। की छवि तो प्रभावित होती है ना ताई, हंगामा जो जाता है, और दूसरे देश के लोग भी देखते हैं, हमारे देश में भी लोग देखते उस हंगामे का एक्चुअल नुकसान तो होता है ना, लोगों में जो छवि जाती है कि ये हमारे सांसद है, इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, तो वास्तव में तो इससे कोई ना सांसदों की छवि सुधरती है। ताई आपका कल इतना बड़ा है कि मुझे आपसे वास्तव में बात तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे करना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल कर लेता हूं कि आप दुनिया भर में संसदीय सम्मेलनों में जाती हैं, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस नाते जब भारत की संसद की अध्यक्ष वहाँ जाती है तो बहुत एक अलग इंपॉर्टेंस रहता है। क्या अनुभव है दुनिया के, दुनिया में वहाँ हंगामा करने वाले सांसदों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उनको किस तरह से उनको सजा दी जाती है, वो मैं जानना चाहूँगा। और दूसरा सवाल ये कि भारतीय लोकतंत्र को आप वहाँ किस तरह से डिफाइन करती हैं, किस तरह से वहाँ रखती हैं, वो मैं जानना चाहूँगा। दो सवाल है मेरे आपसे। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियाँ हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके राज्यों में, उनके देशों में भी हंगामा नहीं होता है, ऐसा नहीं है जी, वो तो कई बार तो मुझे तो इतने सारे लोग जुटेंगे तो हंगामा एक तो दो होगा। देशों के लोगों ने, स्पीकर्स ने कहा, अरे हमारे यहाँ तो आप तो बातों की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो बाकी भी चलता माइक है। लेकर मारापीटी मैंने होती है, देखा, या। बेल्जियम में हुई, इटली में हुई, वही वही दो वो तीन चार बोलते जगह हैं। हुई। जी। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ देशों में, जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे उस दिन न्यू जर्सी में हमारी मीटिंग, ये सॉरी न्यू जर्सी नहीं, जर्सी आइलैंड में हो रही थी। जी। जर्सी आइलैंड लंदन के बिल्कुल पास में है। जी। जर्सी आइलैंड में हमारी आईपीयू की ही कुछ छोटी बैठक हो रही थी, जी, कार्यकारिणी की, मगर उस बैठक के लिए इंग्लैंड से भी स्पीकर आए हुए थे। वो जॉन क्या नाम है, अभी फिर से वो बने हैं स्पीकर, जी, जी, बहुत जी। कड़क है माने जाते हैं। जी। अब जब हम चाय पी रहे थे, कुछ बातचीत हो रही थी, तो उस समय बातचीत निकली कि तो आप कैसे करते हो, आप कैसे, हमें 4-5 स्पीकर्स बैठे थे, तो कोई अगर कुछ गलत शब्द बोलता है तो मैंने कहा वी एक्सपंज इट, अगर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री है हम या उसको कार्रवाई में नहीं लेते। तो हम निकाल दें। तो बोले नो, हाउ कैन यू एक्सपंज इट, आई डोंट। तो बाकी भी जो दो स्पीकर बैठे थे, यस पुलिस ही इज राइट, वी आल्सो समटाइम्स वी एक्सपंज। तो बोले नो, मैं नहीं करता ऐसा। और उन्होंने फिर अपना एक किस्सा बताया कि एक महिला ने कुछ ऐसे ही कुछ बोला, उन्होंने बड़ा दंड दिया था उसको, तो बड़ा वो दंड देश दिया विश्व था, भर में और चर्चित हुआ था। दंड यहाँ तक कि बोले, उसको मैं निष्कासित समझ, कर दिया था उन्होंने। निष्कासित कर दिया। उसके कारण उस महिला का 2-2 महीने का नुकसान, यानी वो आखिरी दिन था। ताई निष्कासित तो आपने भी कर दिया था सारे कांग्रेस मैं वही सांसदों बोल को। रही थी, निष्कासित में फर्क है। आखिरी दिन अगर तुम किसी को निष्कासित करते हो तो वापस लेने में फिर 2-3 महीने अगला बाद जब सत्र, पार्लियामेंट अगला आएगी, सत्र, अगला next सत्र session, आता next है, session। नेक्स्ट सेशन। इसको भी उन्होंने ध्यान में नहीं दिया, और इसके कारण 3 महीने तक उसको वेतन नहीं मिला, यानी ये बड़ा दंड हो गया एक प्रकार आपने से। जो निष्कासित किया था मैंने पूरे तो किया सांसदों तो 4 दिन बाद वापस लिया। जी। तो ऐसा पर नहीं बड़ा होता कठोर है। निर्णय था, और ताई का जो किरदार है, ताई का जो व्यक्तित्व, उसको सूट नहीं करता है इतना कठोर नहीं, निर्णय। ऐसा भी मत बोलो। मेरा जो व्यक्तित्व है, मैं जितनी मृदु हूँ, मगर मैं अनुशासन के लिए उतनी ही कड़क हूँ। डिसिप्लिन मुझे का सवाल मुझे आएगा नहीं तो ताई अच्छा बहुत लगता सख्त हो है। जाएगी। सख्त तो हूँ, सख्त होना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ, माँ जितना प्रेम करती है, आवश्यकता पड़ने पर बच्चे को उतनी ही जोर से डांटती भी है। केवल बात उतनी फ़र्क है कि जो डांटना होता है वो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं मेरा दरवाज़ा बंद करके घर में मेरे बच्चे को डांटूंगी, सार्वजनिक डांटने की आवश्यकता, हालांकि जैसे जहाँ पर आता हूँ। तो इसलिए अनुशासन तो पालन करना ही पड़ेगा, और उस समय अगर एक आध बार आपको कठोर जिंदगी भर नहीं होना है, मगर वो एक आध बार जो कठोर होने के वक्त और बाद वक्त और मौके की मांग हो, तकाजा हो, यू हैव टू गिव द मैसेज, वो पिन पॉइंट मैसेज जाना चाहिए। और वो मैसेज आपने दिया कि अगर संसद नहीं चलने दोगे, संसद को बंधक बनाओगे, तो इस तरह की कठोरतापूर्ण निर्णय इस स्टेज पर भी जाकर लिया जा सकेगा। ताई एक दूसरी बात जो आपने पूछी कि बाहर मैं अपने बात कैसे करती हूँ, तो बाहर जब हमारा संसदीय दल जाता है, उसमें सभी पार्टियों के लोग रहते हैं, और जब हम हिंदुस्तान की बात बाहर करते हैं तो हम सभी एक होकर के करते हैं कि हिंदुस्तान में हम क्या अच्छी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि
हमारा प्रजातंत्र जो है वो इतना बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है कि इतने 100 करोड़ हमारी पॉपुलेशन और इतने प्रदेश, इनको सबको लेकर के हम प्रजातांत्रिक पद्धति चला रहे हैं, सभी प्रकार की पार्टियां हैं, फिर भी सबका हित हम कैसे देखते हैं। तो ऐसे में कई सारे उदाहरण, जैसे हमारे यहाँ नए सांसदों का ट्रेनिंग होता है बहुत कम, और बाहर के भी लोग अब हमारे यहाँ ट्रेनिंग, हमारी जो पार्लियामेंट्री ब्यूरो है, PPST हम बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडी एंड ट्रेनिंग, तो नए सांसदों का ट्रेनिंग हम करते हैं। तो इस नए सांसदों के ट्रेनिंग में कोई पार्टी वाइज नहीं होता है, सभी पार्टियों जितने भी सब नए सांसद हैं उनको ट्रेनिंग, क्योंकि दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉलिसी, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह। तो इसलिए बाहर जब हम जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें बाहर मुख्य रूप से बताते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ है वो हमारी पॉलिसीज़ कैसे सब मिल करके हम कैसे तय करते हैं, हमारे पार्लियामेंट में सबका अधिकार कैसे होता है, कि हमारा अगर कोई कमिटियां बनती है, स्टैंडिंग कमिटियां, हमारी यहाँ की स्टैंडिंग कमिटियां बहुत मजबूती से चलती है और वो मंत्रालय को प्रभावित करती है, मंत्री को प्रभावित करती है, वो सवाल मंत्री और उसमें सभी विरोधियों के लोग भी, सभी पक्ष के लोग, पक्ष विपक्ष, वो एक तरह से इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी मजबूत तो है। ये जब बातें मैं बाहर बताती हूँ, अभी हमारी एक बैठक हुई थी कि स्पीकर ने क्या क्या नए किए, क्या, तो वो सब चीज़ें मैंने बताई, तो बहुत प्रश्न पूछे मुझे लोगों ने कि ये होने देता है, ये ऐसा होता है, लोग आते हैं। मैंने कहा हमारी स्टैंडिंग कमेटियाँ बहुत अच्छे मजबूती से काम, उनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाती है, और अगर कोई कुछ कहे तो उस पर बहस भी हो सकती है। ये रखी हुई है चीज़ें, मीन्स दे आर इन प्रोसीजर, इफ़ एनीबडी वांट्स ही कैन आस्क। तो ये जो बातें हैं ये हम जब बाहर कहते हैं तब लोग मान जाते हैं कि हम जो दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़े अच्छे तरीके से विकसित लोकतंत्र, हम इसको कह सकते हैं कि हम परिपक्व स्थिति में हैं। आज हमारा डेमोक्रेसी बहुत परिपक्व और इसीलिए मुझे वो सबको समझ देना पड़ी कि हमारा उदाहरण लोग जब देते हैं कि सबसे परिपक्व लोकतंत्र माना जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और हमारी ही संसद अगर ठीक तरीके से, और हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। सवाल एक आपको और बताती हूँ, मैंने यहाँ आके एक बात बोली, क्योंकि ऐसे में जब IPU की मीटिंग जो हमारी थी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, और उस समय किसी एक देश के स्पीकर ने, मैं जब गई तो कमेंट करी, ओ स्वागत है, बोले सच ए ब्रेव स्पीकर। तो मैंने कहा व्हाई आई एम ब्रेव, व्हाट इज इट? ओ नो, वी हैव सीन हाउ ब्रेवली यू फेस योर पार्लियामेंट। वो हंगामे की बात कर रहे थे कि कितने ब्रेवली आप, सीमा पे थोड़ी खड़े हैं आपकी, वहाँ गोलियां चल रही हैं। तो वो तब मैं जब वापस आई, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे ब्रेव स्पीकर करके प्रशंसा है, लेकिन ये प्रशंसा हमारे प्रजातंत्र की दृष्टि से ये ठीक नहीं है जी। कि मुझे ब्रेवली आपको फेस को करना पड़े। आप तो मेरे अपने हो, अपने सांसद हो, अपनी और आप का जो संचालन है सदन का, अगर मैं कहूँ वो तो चतुराई, सौम्यता, शालीनता का और अनुशासन का मिलाजुला रूप है। कोशिश तो करती हूँ। जी। ताई मैंने कहा ना कि जैसे कि आपसे सवाल तो मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बनते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय शख्सियत हैं देश में, आप प्रोटोकॉल में आपका चौथा नंबर है। नहीं, मैं इंदौर की, लेकिन मैं इंदौर की सांसद हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपसे थोड़े से लोकल सवाल भी करूँ, इंदौर के सवाल भी करूँ, और ये मेरा विशेषाधिकार, प्रिविलेज भी है कि मैं आपसे लोकल सवाल करूँ, हालांकि आपके कद को सूट नहीं करता। मैं कहूँगा कि इस बार रेलवे में हमेशा ये कहा जाता था कि ताई इतने बार से सांसद है, रेल के कुछ कर नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, पर इस बार आपने एकदम छप्पर फाड़ कर दे दिया। काफ़ी रेलवे में इस बार बहुत अच्छा हुआ है। तो क्या स्पीकर होने के नाते जो आपका आभा मंडल है उसका असर हुआ है, या जो लगातार बहुत सालों से आप चिट्ठियाँ, खतों, किताबत कर रही थी उसका असर हुआ है? दोनों बातें हैं, क्योंकि ऐसा है, ये जो आपने कहा पहले तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। आप अगर देखोगे जब से मेरा संसदीय लोग ऐसा आरोप लगाते थे कि वो आप देखो ऐसा है ना, इसलिए मैंने कभी उन आरोपों का जवाब, पत्रकार कुछ भी लगाए, जनता ने नहीं लगाया, क्योंकि जनता मुझे जिताती चली गई, जनता मुझे जिताती चली गई, तो जनता मान रही है कि यस शी इज डूइंग। हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी, मगर आपने देखा हो कि रेलवे में धीरे धीरे जो सुधार आया, और मैं हमेशा कहती हूँ हिंदुस्तान के नक्शे पे इंदौर रेलवे हो या हवाई जहाज हो,
दोनों इसमें हिंदुस्तान के नक्शे पे प्रमुखता से इंदौर आया है। वो प्रयास मैंने कंटिन्यूसली किए हैं। अब मैं ये नहीं गिनाती मैंने कितनी गाड़ियाँ शुरू करी क्या करी, वो तो मैंने सब करती चली गई कंटिन्यूसली। और दूसरी बात और जो अभी उज्जैन के आपने सांसद तो जटिया जी कहते थे कि गाड़ी शुरू कराती ताई उज्जैन में रुकवाता है भाई। तो ये तो सब करती थी, मगर आपने जैसे कहा इस बार जो बहुत मिला वो इसका परिणाम भी है कि कंटिन्यूसली अभी आपने देखा कि हमारा इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट है, मैंने उसको जरा सा भी बंद नहीं होने दिया। 40 करोड़ तो 40 करोड़ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह झाबुआ में घोषणा करके गया और उसके बाद एक पैसा नहीं अभी आया। देखो उसकी, अब मैं उनकी कुछ बात नहीं करती, मैंने अपनी बात ये चालू फैक्ट है ताई, ये फैक्ट है जो फैक्ट होगी। लेकिन मैंने ये करा कि 40 करोड़ तो 40 करोड़, 40 मिले थे गए समय, मैंने कहा 40 करोड़, मगर जिसको हम बोलते हैं ना जिंदा तो रहेगा, प्रोजेक्ट जिंदा रखेगा, कुछ तो काम होगा, कुछ तो काम होगा। जैसे हमारे यहाँ जो ये चल रहा था कि बड़ी लाइन डालना, तो वो भी मैंने कंटिन्यूएशन में मैंने कहा धीरे धीरे चलता तो रहे, और हर समय मांग रखती चली गई, पत्र लिखती चली गई, ZRUCC में मामला उठाती रही, वहाँ अधिकारियों के तो सबके दिमाग में था। अच्छा, मेरी काम करनी पद्धति ऐसी है कि यहाँ वही अधिकारी प्रमोशन हो करके जाते हैं, कोई रेलवे बोर्ड में जाता है, कोई रेलवे बोर्ड का एक समय ऐसा आया जो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बना वो कहीं ना कहीं ED कोचिंग था, कहीं कुछ था, तो उसको हर चीज़ मालूम थी इंदौर की क्या प्रॉब्लम है, मुझे बहुत बतानी नहीं पड़ी। और बाद में तो ज़रूर ये हो गया कि जैसे ही मैं स्पीकर बनी तो स्पीकर का एक बात ऐसी है, मुझे अब मंत्रियों के यहाँ जाना नहीं पड़ता था, पहले मैं जाती थी, मगर जाती थी तब भी सम्मान। मंत्री आपके ऑफिस आ जाते हैं, अब मंत्री तो मेरे लोकसभा में आ जाते हैं। और अभी स्पीकर के कुर्सी का फायदा तो मिला, मगर उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी ये केवल स्पीकर की कुर्सी का फायदा नहीं है। आप अगर टोटल रेलवे बजट की पद्धति देखोगे इस बार, तो ही हैज़ डन इट। मतलब सुरेश प्रभु जी का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग भले ही उन्होंने LIC से पैसा लिया हो, पहले रोना क्या होता था, पैसे नहीं है, बजट नहीं है। मतलब रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहले क्या होता था, नए नए प्रोजेक्ट जो मंत्री जहाँ का होता था वो अपने वहाँ के प्रोजेक्ट शुरू करता था, नया कुछ डाल दिया, आज यहाँ नया कारखाना डाला, फलाना क्या जो कहीं का भी बने, ये होता था। आप बजट खोल के देखो मालूम पड़ेगा। मैं आपसे फिर लोग दिस टाइम इतना किया सुरेश प्रभु जी ने, एक तो पैसे की उपलब्धता करवाई, और दूसरा साथ साथ उन्होंने कहा कि जो पहले प्रोजेक्ट सब चल रहे हैं वो जल्दी पूरे करना है, तो उनको पैसा देना है, ये जो माइंडसेट बना है। और इसलिए उन्होंने बाकी बातों को महत्व नहीं दिया। पहले ये होता था कौन सी गाड़ियाँ डिक्लेयर करी, 10 नई गाड़ियाँ डिक्लेयर करके क्या होना, उन्होंने कहा पहले तो जो है उसको मुझे मजबूत बनाने दो, तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। आप इस बात को समझो कि रेल बजट का पैटर्न चेंज किया उन्होंने, कि सुविधाएं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने देश के बिजली मंत्री के रूप में बहुत बेहतर काम किया था, उसी प्रकार उन्होंने रेलवे में किया, और इसके कारण जो हमें इतना पैसा मिला कि हमारे प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट 10 करोड़ 20 करोड़ वो समझ गए ना, देने से होता क्या है। ताई इंदौर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है, आपका भी उसमें योगदान है, इंदौर को स्मार्ट सिटी में लिया गया। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो तोड़फोड़ हो रही है, बियावानी में जिनके 100 साल पुरानी जिनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, उनके मकान अब एक बालिश मकान नहीं बचे हैं या 1.5 फुट मकान नहीं बचे हैं, कोई मुआवजा नहीं दिया गया उनको, कोई उनको बाद में कोई रोजगार की बात नहीं की गई। आप सांसद हैं, आप माँ हैं, आप ताई हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं इसमें गलती हुई? एक बात तो है कि क्योंकि मैं जब बाहर के भी जाती हूँ तो मैंने देखा विकास के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, पहली बात। उसका फायदा भी बाद में मिलता है। जैसे अगर पुराना शहर बसा हुआ है, अब उस पुराने शहर में हमारी पुरानी गली सी है, मगर अब आबादी बढ़ने के बाद उस गली को व्यवस्थित करना है तो करना पड़ेगा। मगर इसके कारण एक बात ऐसी है कि कुछ काम जो होते हैं वो महापौर के अधीन आते हैं, कलेक्टर है उसके लिए ये है, तो एकदम से मैं उसमें कूदूँ वो अच्छी भी बात नहीं है। मैं केवल ये कहती भी हूँ, ध्यान रखती हूँ कि देखो समझ करके करो, सबको साथ में ले करके करो, और ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों का फ़ायदा भी।
अगर किसी को हटाना है उनको कहीं ना कहीं जगह मिलना चाहिए, मुआवजा दो, मुआवजा जो भी उनके दृष्टि से जो मिलेगी, जगह देना हो जगह के बदले जगह दे दो, या जैसे FSI दे रहे हैं 1 मंजिल और ऊपर जाने की परमिशन देंगे, जो भी देंगे। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, अगर सड़क चौड़ी, अभी तक का एक अनुभव है कि अगर आपकी सड़क चौड़ी होती है, अगर वहाँ पे और सुविधाएं आ जाती हैं, तो आपका जो व्यवसाय पहले अगर जो चलता हो उससे चौगुना चलने लगता है। ऐसा नहीं, जो विकास होता है, विकास का फायदा भी होता है। कुछ तो मकान ही नहीं बचे। आप अगर जब वहाँ दौरा करेंगे, ये आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं, बताया होगा। अब देखो एक बात ऐसी है, इसलिए अभी जो कल ही मेरी महापौर से बात हुई, मैंने महापौर को कल ही पूछा कि देखो सब आपने किया, बोले नहीं ताई, सबसे हमने बात करी है, हमने किसी को दुकान दिया है, किसी को कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। और अब जिनकी अगर समझो घर नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं जगह दे रहे हैं। वो देने के बाद यहाँ अगर उनकी दुकान ही केवल बचती है, वो दुकान ऐसी चलेगी, उसमें उनका मकान भी बने या और कुछ हो जाए, सुबत्ता तो आएगी। मैं आपको एक बात बता रही थी कि विकास के साथ सुबत्ता भी आती है। जैसा आप अगर किसी स्थिति को सुधरो, आपका कोई बाजार है, उस बाजार को थोड़ी आपको अंदर बाहर लेना भी पड़े, उसके बाद जो एक ठीक तरीके से वो सड़क बनती है या ठीक तरीके से वो बाजार बसता है, तो लोगों का भी आना जाना बढ़ता है। ये मेरा अपना ख्याल बता रही हूँ, वो साबित हुआ है कई जगह कि ऐसा नहीं है कि विकास से कभी नुकसान नहीं होता। नुकसान उस समय लगता है कि उस आज समय ऐसा मेरा लगता है कि हमारा घर टूट गया, लेकिन हमारा घर अल्टीमेटली टूट बाद में फायदा हो सकता है। अल्टीमेटली फायदा होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा गंवाना भी, पर जैसा हम नया मकान बनाएंगे और समझो नए मकान में उस एरिया में वो क्या देते हैं ना, इतना पीछे हटना पड़ेगा जी, वो उसको क्या बोलते हैं, वो सेटबैक, सेटबैक होता है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो सेटबैक से बचने के लिए सामने पतरा लगा के हम नया नहीं कर रहे दिखा के, हम भी तो रास्ते निकालते हैं, मगर सेटबैक भी मिलेगा। अगर तुम्हारी सड़क चौड़ी हो जाएगी तो नया जो बनेगा थोड़ा छोटा बन सकता है, मगर विकास अगर सड़क चौड़ी होती है, अगर वो बाजार और अच्छे तरीके से सजता है तो सुबत्ता भी आती है। ये मेरा, क्योंकि ये उस एरिया में अब जैसे आप देखो कई सारे, समझो मेट्रो आना है, कल मेट्रो भी जाएगी राजवाड़े के वहाँ से, जो उन्होंने नक्शे बनवाए हैं उस हिसाब से। तो मेट्रो, तो वो मेट्रो ट्रेन के मेट्रो बारे भी में, एक साधन है, लेकिन आप एक बात समझो, ऐसा नहीं हर चीज़ को थोड़ा सा तो कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन मेट्रो का क्या प्रोजेक्ट वायबल होगा? मेट्रो का अधिकारियों ने अपने मन से बना लिया। आपने तो डाटा भी था अधिकारियों की, भाई हमको पूछो तो सही, समझो तो सही। देखो वो तो मैं करती रहती हूँ, करना भी है, मगर साथ साथ मेट्रो नहीं आना चाहिए ऐसा मैंने भी नहीं कहा। आप एक बात समझो, मैंने डाटा कि ठीक तरीके से बना, मगर मैं ये तो नहीं कहूँगी इंदौर में मेट्रो आना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं कहना, वो ठीक भी नहीं है ऐसा कहना। मेट्रो कहीं ना कहीं आवश्यकता तो हो ही जाएगी। अब वो रिंग रेल की, मेरा पहले से प्रस्ताव था कि रिंग रेल की तरह चले, वो शायद उन्होंने उसमें कुछ किया होगा, बताना हमारा काम है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, ये हमने बताना है, और पूरे बाहर से इंदौर से जोड़ा जाए। वो अगर उसमें आता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सुविधा है। पीथमपुर जुड़े, देवास जुड़े, हाँ, ये सब वो अपने आप जुड़ेगा, थोड़ा मऊ जुड़े, ये सब चीजें जुड़े, ये तो सब होना चाहिए। नहीं, और बाहर से पूरा इंदौर एक दूसरे से जुड़ेगा। अभी आप देखो कि पहले मैंने एक छोटा उदाहरण आपको देती हूँ कि मैंने ही कहा था कि बाईपास के उस तरफ कई सारे बड़े बड़े नगर बस रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बस रही है, वो जो लोगों ने आ करके बड़े, सब हमारी खेती की सब जमीन गई। मैंने उस समय कहा था हमारे अधिकारियों को, नगर निगम को भी कहा था, एक दिन ले जाई गई थी जब बाईपास पे, कि ये जो बड़े बड़े नगर बस रहे हैं, आप उनको अगर स्वीकृति दे रहे हैं तो क्या उनको पानी की व्यवस्था है? नर्मदा का पानी वहाँ जाना चाहिए, वहाँ है नहीं नहीं, नर्मदा का जाना चाहिए कि नहीं वो एक अलग बात है, उनकी क्या व्यवस्था है ये आपने देखा? और अगर उनकी व्यवस्था नहीं है तो कल वो नर्मदा का पानी मांगेंगे, तब आप क्या करोगे? मैं तो सवाल खड़े करूंगी ना कि उनको नर्मदा का पानी, हमको बुनियादी सुविधा, मैंने कहा वो पानी मांगेंगे कल, आज नहीं मांग रहे, मगर आज उनकी व्यवस्था क्या है? उस समय तो उन्होंने कहा था नहीं चाहिए, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहा ट्यूबवेल, उनकी अपनी व्यवस्था, पर आज मांग रहे हैं, आज मांग रहे हैं।
हाँ, सब लोग कह रहे अभी थे। अभी मैं गई थी तो मेरे सामने, मैं वहाँ गई थी तुम्हारे इंदौर के पास में उस गांव में, तो अभी वहाँ से बात आ गई कि हमने यहाँ पर कॉलोनी हमारी बनी, ऐसा बना, नगर बना, पानी नहीं है, हमारी ट्यूबवेल खत्म हो गई, ताई नर्मदा कनेक्शन जोड़ दो। मैंने कहा ये आना था। ताई, एक इंदौर में एक आंदोलन चल रहा है पालकों का, बहुत फीस स्कूल में, बहुत फीस, वो मिलने आए आपसे, और चर्चा ये हुई कि आपने तो दो टूक ये कह दिया कि भाई अगर फीस नहीं दे सकते तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, पर आपने ये क्यों नहीं कहा कि फीस कम होनी चाहिए, या असलियत क्या थी, आपने क्या कहा? अब ये, हाँ, ये आपने अच्छा पूछा कि असलियत पूछो। पहली बात तो ये है, दो टूक जवाब देने का मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने तो कहा कि आप ऐसा बोलती नहीं है। मैं ऐसा बोलती नहीं, मगर हाँ, मैं कभी कभी कुछ बातें स्पष्ट बोलती भी हूँ। दोनों बातें हैं। मैंने दो बातें ज़रूर कही कि उनको इतना ही कहा कि सरकारी स्कूलों पर आज हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं, और ये बात भी सही है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरे, केंद्र से पैसा आ रहा है, कई सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी अच्छी बनाई गई है, उसमें सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, टॉयलेट की हो, इसके लिए पैसा आ रहा है, काम हो रहा है। मगर कई सरकारी स्कूलों की स्थिति भी ये है कि 8 भी बच्चे नहीं हैं, टीचर 5 है। ये भी मैं आपको और कहीं बताऊं। ये भी स्थिति कि 400 बच्चों में 2 टीचर हैं। दोनों बातें हैं। जी। तो इसका युक्तिकरण तो करना ही पड़ेगा, व्यवस्थित करना। मगर ये स्थिति ज़रूर है कि सरकारी बच्चे, एक स्कूल की मैं आपको बताती हूँ कि उस गांव का, मैं अभी गाँव ग्रामीण की बात बताऊँ, मैं क्यों मेरे मुंह से ऐसी बात जाती है कि ग्रामीण में स्थिति गड़बड़ियाँ जो अनेक है, एक गड़बड़ियाँ कि उस गांव का जो प्राचार्य था गांव के स्कूल का, उस प्राचार्य ने ही गांव से थोड़ी दूर जो एक बड़ा गांव था वहाँ प्राइवेट स्कूल चला के रखा था। तो ये पूरा गांव के बच्चे वहाँ जाते थे प्राइवेट, उसके ही प्राइवेट स्कूल में जो उसके द्वारा चला, और ये सरकारी स्कूल खाली पड़ा था। हमने सरकार की स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई, वहाँ वो मध्याह्न भोजन के लिए बर्तन जुटाए, सब कुछ किया, और बाद में लोगों ने कहा मगर स्कूल में तो बच्चे आते नहीं हैं, क्यों नहीं आते? तो बोले वो सब पड़ोस के बड़े इसमें जाते हैं। वो किसका स्कूल है? प्राइवेट। सब जानकारी ली तो प्रिंसिपल का है। मैंने कहा पहले इस प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र करो, बच्चों को बुलाओ, जब हमने सुविधा करी है तो बच्चों को आना चाहिए, और ये अगर ढंग से नहीं चलाता है इसको भेजो कहीं दूर, या तो वो चाले नौकरी छोड़ के जाए, अपना स्कूल चलाए। ये भी नाटक होते हैं। मेरा वो नहीं कहना था, मैंने केवल इतना कहा कि सरकारी भी तो स्कूल है। अब वो एक विशेष सर्कल चला, बड़े अच्छे लोगों के बच्चे नहीं जाएंगे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, उसका स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ सुविधा नहीं है, जाने लगे। डिमांड करो तो सरकार सुविधा दे रही है। मगर दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा कि हाँ, आपकी जो समस्या है मैं देखूंगी, मैं उसकी बताओ क्या करना है। तो उन्होंने मुझे ये भी बताऊं, और वो बताए, जो अनुराग जैन आए थे, अनुराग या जो भी नाम, अनुरोध नाम है उनका, वो जो भी नाम है उसका, तो उसने मुझे वो पॉलिसी भी दी कि ताई हमने ये नई पॉलिसी हमने बना के दी है, डॉक्यूमेंट्स कुछ दिए हैं। अब मुझे बताओ, मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स में एकदम से तो नहीं सहमत हो सकती। मैंने कहा मैं इसको देखूंगी, पढ़ने के बाद ही सहमत या असहमति होगी। बोले हमने पॉलिसी बना के दी है कि सरकार इस पर सोचे। हमें वहाँ से कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा, मैं देखती हूँ, मैं यही बोलूँगी ना, मैं देखती हूँ, आपने दिया है ना, मैं इसको पढ़ूंगी। बहुत ज़्यादा कागज़ मत रखो। मैंने ये भी कहा, मेरी बोलने की पद्धति है कि खूब सारे कागज़ रखो कि और भी कोई देने लगे। मैंने कहा ज़्यादा कागज़ मत रखो, साधारण तुम्हारा क्या कहना उतना ही रखो यहाँ पे, और ये जो पॉलिसी का रखे रखो, मैं देखूँगी इसको और मैं बात करूँगी। ऐसा नहीं कहा। मगर हाँ, उनके साथ में आए थे जो एक थे पांडे जी करके, वो पहले अधिकारी रह चुके हैं सरकारी। के पांडे जी, वो लोक शिक्षण संचालनालय में रह चुके। हाँ, तो उनको देखते से ही मैं कहा तुम तो सरकारी अधिकारी रह चुके हो, क्यों नहीं सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरी? क्यों बच्चों ने सरकारी स्कूलों से बच्चे लोग निकाल करके प्राइवेट, उनसे बात तो करूँगी ना, क्यों नहीं जाना चाहिए? और मेरा कहना पहले कि आप अगर देखो कि हमारे भी कई बार हम भी लोग तो सरकारी स्कूलों में पढ़ के ही बड़े हुए हैं, मगर मैं मानती हूँ आज स्थिति वो ठीक नहीं है। हम करना चाहते हैं, धीरे धीरे करेंगे भी। तो दोनों बातें हुई। कोई भी कहता भी है कि अरे नहीं परवड़ता है तो भेजो सरकारी स्कूलों में, दैट डजंट मीन कि मैं आपकी समस्या नहीं समझूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है। एक बात ये है कि दो बातें भी अभी हो रही है। मुझे बताओ, मुझे प्राइवेट स्कूलों से मुझे क्यों प्रेम होने लगा?
पहली बात। कोई मेरी आज इतने साल हो गए, है क्या कोई मेरा स्कूल है, मेरा कोई कॉलेज है? ताई ने कभी नहीं ये काम करा, मुझे क्यों होना? एक बात ज़रूर है, मैं और एक बात बताती हूँ कि कई बार मेरे पास जब लोग आते हैं कि इस स्कूल में एडमिशन के लिए पत्र दे दूँ, तो मैं उनको ये भी बोलती हूँ, और मेरी अपनी एक धारणा है कि ये नियम होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कहीं दूर रहने वाला बच्चा बहुत दूर के स्कूल अच्छा है इसलिए जाता है। मैं कहती हूँ बच्चे की भी सोचो, 1 घंटा वो बस में बैठ के जाए, जबकि और सुप्रीम कोर्ट का सब भी दूर यही कहना- क्रॉस लाइन बसें दौड़ती रहे। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि 5 किलोमीटर के दायरे में आप बच्चों को होना एडमिशन चाहिए, दिलवाइए। होना चाहिए, मगर उसमें ये भी होना चाहिए कि चाहे जितने क्रॉस कंट्री बच्चे इधर से उधर जाते, मैं तो मेरे घर का उदाहरण देती हूँ। हम जब नंदलालपुरे में रहते, मेरे तो दोनों बेटे, एक दयानंद में पढ़ के बड़ा हो गया और बाल निकेतन में, उस समय के वो अच्छे स्कूल थे, वो जो भी है। लेकिन उसके बाद अभी मेरे यहाँ जो हुआ कि पहले जब हम नंदलालपुरे में रहते थे, मेरे एक बेटे की बेटियाँ जाती थी वो केशव विद्यापीठ में। जैसे ही हम इधर रहने आए, मैंने कहा अब पूरा ये क्रॉस करके बच्चे केशव विद्यापीठ नहीं जाएंगे, ये उचित नहीं है। अब आप यहाँ के किसी स्कूल में डालो उनको जो अपने घर के पास में होना, तो अब वो उसमें जाते हैं, तुम सिक्का में जाते हैं, जो भी जाते विजयनगर तो में। ऐसा नहीं है ना, मुझे प्राइवेट स्कूलों से प्रेम है ना प्राइवेट स्कूलों से नफरत भी है। जो अच्छी चलाती है वो स्कूल अच्छे भी चलते हैं। मेरा कहना एक तो यह है, पहले से मेरे मन में बात है कि स्कूल में भेजते समय ये भी देखना चाहिए कि बहुत दूर नहीं बच्चे को जाना पड़े। ये क्रॉस कंट्री बसें दौड़ती हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए। फीस की भी जो बात है, वास्तव में नियंत्रण। और आज मैं आपको बताऊं, फीस तो मैंने बेतहाशा हो रही है, बेशुमार हो रही है, इसको तो मैंने कंट्रोल करना बात पड़ेगा। करी, मैंने बात कर भी ली, ये भी बताती, और उनको कहा था मैं बात करूंगी। किससे बात किया आपने? मैंने आज ही पारस जैन से बात हुई मेरी, जी, शिक्षा मंत्री है। फिर जो उच्च शिक्षा मंत्री, उनको भी मैंने पूछा आपने क्या करा है, तो उनका कहना था कि हमने कॉलेजों के लिए, उन्होंने शायद कुछ एक कमेटी बनाई है, तो ऐसी ही कमेटी स्कूल के लिए मैंने पारस जैन को भी कहा। मुझे ये पता चला है कि कुछ अखबार मालिकों के भी स्कूल हैं, और बड़े बड़े स्कूल हैं, और वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ नई वो नहीं बनने दे रहे हैं, फीस कमेटी की वो बनने नहीं दे रहे। वही जो क्या बोलते हैं, फीस रेगुलेशन कमेटी रेगुलेशन कमेटी, वो उसको काम अब उसको नहीं, दो बातें, केवल फीस रेगुलेशन कमेटी नहीं मैं कहूँगी पूरी तरीके से भी एक ऐसी कमेटी बने कि जो ध्यान रखे। कई स्कूल ऐसे हैं, एक आधे किसी के घर में स्कूल लगता है, आपके स्कूल बनाने के नियम क्या है, स्कूल की मान्यता देने के, ना बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, ना बच्चों के लिए बाकी कुछ है, एक घर में 8वीं तक का स्कूल चलता है। का तर्क ये है कि हमको किसी ने ये सोचा, किसी ने ये देखा? तो मेरा तो कहना है रेगुलेटरी कमेटी सब चीज़ों को देखे। मैंने आज ही शिक्षा मंत्री से भी बात करी, और मुख्यमंत्री आज दिल्ली गए हुए थे, तो मगर मैंने कहा उनके आने के बाद उनसे भी करूँगी, मेरी चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जिनको चलाना वो मेरा, आपको मालूम है मैं कोई दो टूक बात करके कभी पल्ला नहीं झाड़ती समस्या से। मेरा आज तक कभी स्वभाव नहीं समस्या से पल्ला झाड़ने का। मैं उल्टी बहुत इन्वॉल्व होती हूँ, मैं मेरी तरफ से प्रयास करती हूँ, मगर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कई जो बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, मैंने जैसे कहा क्रॉस कंट्री, कि अगर मैं रहता हूँ इधर कहीं तुम्हारे नंदलालपुरे की तरफ, और मैं सोचूं मेरे बच्चे को, शिशु को इन पर भेजूँ, तो मैं मना करती हूँ कि इतने दूर से उधर क्यों जाओगे भैया, तुम्हारे आसपास का स्कूल दे। एक बड़ा मुद्दा अपने इंदौर शहर में मिल श्रमिकों का भी है। हुकुमचंद मिल के श्रमिक बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके पास भी आते हैं, कैलाश जी के पास भी आते हैं, श्रमिक का बेटा है, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से आप रही हैं, और अभी भी आपकी जीवन शैली मिडिल क्लास ही है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनकी संपत्ति, कई लोग मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, उस बारे में भी आप क्या सोच रखती है, और आपने कहाँ क्या पहल की? नहीं, वो तो पहले भी बात मेरी हो चुकी थी और कहा था उनको, मगर आप भी जानते हो कि प्राइवेट मिल है, उस मिल की ज़मीन है, वो ज़मीन बेच करके पैसा देना है। सरकार ऐसा तो नहीं दे सकती, क्योंकि इसके पहले हम एक मिल का दे चुके हैं, मैंने खुद राजकुमार मिल का तो कोशिश करके मैंने खुद उसका, मानेंगे सब लोग कि दे चुके हैं, हम जितना दे चुके हैं उतना। लेकिन इसमें यही बात थी बार बार, और वो अभी बहुत कुछ सॉर्ट आउट होने आई है, किस तरीके से करे, क्या करे, और मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा, समय तो लगता है।
अब ये तो ऐसा है कि मिलें जो बंद हो गई, जब मेरी राजनीति में प्रवेश हो गया तब से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अब क्यों बंद हो गई, क्या हो गई, वो एक अलग कई कारण सारे है, वो उसके एक अलग कई इतिहास सारे है। कारण हैं। मगर हाँ, सामान्य व्यक्ति मजदूर इसके लिए बहुत भुगत रहे। और दूसरी बात जो हो गई कि मिल बंद हो गई तो और कारखाने नहीं आ पाए। जो इंडस्ट्रियलिज्म ये होना चाहिए था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो इंदौर में अभी शुरू हो गई, समझो गत 5-10 साल से। ये पहले इतनी नहीं थी, व्यवसाय थे, इंदौर व्यावसायिक सिटी रही। मगर अभी जो ये प्रयास और इतना सारा जो विकास हो रहा है, 10 साल 15 साल बोलो आप उसको, मैं कोई 10 ऐसा नहीं बोलती, 10-15 साल, मगर वो जो उस समय होना कि समझो मिलें बंद होने के साथ साथ होता तो इतनी बात नहीं आती। मैंने इसलिए बीच में एक जो प्रयास किया था स्वदेशी मिल के लिए करा था, मगर वो नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ दिया फिर उसको। कि उस समय मैं प्रयास कर रही थी कि स्वदेशी मिल अगर बंद हो गई है तो उस जमीन का उपयोग रेलवे करे और रेलवे का कोई कारखाना वहाँ पे आ और जाए। कोच अगर वो हाँ, बनने का आ ऐसा जाए, कुछ तो मैं मजदूरों को काम मिल जाता, लोगों मैं को काम कुछ मिल कर जाता। रही थी। मगर मैंने जैसे कहा ना कि उस समय जो मंत्री रहता है अपने एरिया की, ज़्यादा तो अभी वहाँ खोला है कुछ बिहार में, खोले वो, मुझे वो नहीं कहना, मगर हम नहीं कर पाए, मैं नहीं कर ताई, पाया। मैं कुछ एक सवाल आपसे ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मैं चाहूँगा कि मगर आप मैं कहती हूँ हुकुमचंद मिल का जो मैं मान रही हूँ कि बहुत जल्दी कुछ इसका निराकरण उनको होना है, हो जाए। ताई, मेरा सवाल अब ये आपसे करना चाहता हूँ जिसमें चाहूँगा कि दिल से आप बताएं, आपकी सब पार्टियों की पूरे देश में इस वक्त जो है वो राजनेताओं की जो इमेज है वो बहुत ख़राब है। एक खास तौर पे आर्थिक मामलों में फंसने की इमेज है, बेईमानी की इमेज है। और पिछली बार की सरकार के जितने सारे मंत्री जेल गए हैं और अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, उस सबकी मैं बात नहीं करना चाहता। इतने साल काजल की काली कोठरी में रहने के बाद कोई दाग नहीं। आपकी पार्टी के पार्षद जो है वो लूना से जो है स्कॉर्पियो पे आ गए, आप अभी भी वैसी की वैसी हैं। ये क्या प्रेरणा है जो आपको लालच में नहीं लाती, आपको लोभ में नहीं लाती, आपको बहलाती नहीं है? आप वैसी स्थित प्रज्ञ भाव से, वैसे ही वीतराग भाव से राजनीति में बनी रहती है, सफाई के साथ, ईमानदारी के साथ। ये क्या प्रेरणा? मैं चाहूँगा कि आप उस नई पीढ़ी को बताएं जो राजनीति में शुरुआत कर रही है। एक बात तो मैं कहूँगी, मेरे तो संस्कार हैं जो मेरे पिताजी से मिले। मेरे पिताजी संघ के प्रमुख थे, आरएसएस के, मगर वकालत भी करते थे। और उन्होंने उस समय की एक बात बताती हूँ कि जब हम छोटे थे, हम किराए के मकान में, मकान बहुत बड़ा था गांव में मगर हमारा किराए का था। और उस समय बातों बातों में जो पिताजी बात करते थे, जब कभी बात आती थी कि अपना खुद का मकान होना चाहिए, तुम इतने बड़े वकील हो, ये हो, मगर पैसा तो हमारा ऐसा ही जाता था। पुणे या मुंबई? समय ना ना ना, गांव की बात कर रही हूँ मैं, कोंकण में, चिपळूण की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर जब बात होती थी तो मेरे पिताजी ये कहा करते थे, जो हमने सुना, दूसरे से बात करते बोलते थे, मगर संस्कार तो हम पर हुआ कि अरे बोले एक खुद के मकान से क्या, हम स्थिति अपनी ये होना चाहिए, जिस गांव में जाओ वहाँ तुम्हारा मकान हो, यानी ये अपनत्व के मकान खड़े करो। मतलब जिस गांव में जाओ लोग आपको अपना मानेंगे, सब ये आपका ही घर है, आपका ही घर है। और ये जो अपनत्व मिलेगा, बोले वो ज़्यादा है मेरे लिए। मैंने कहा ना, वो संघ चालक थे, पूरे संभाग के थे उस समय के, 2-3 जिले के वो संघ चालक, तो इसलिए उनके मुंह से जो ये शब्द निकलते थे कि गांव में जाओ, हर गांव में अपना घर होना चाहिए, उसमें क्या है, अब तो इससे क्या रखा। ताई का पूरा तो मैं एक तो वो संस्कार, जी। दूसरी बात, मैं अपने फैमिली को भी 100% क्रेडिट दूंगी कि मेरे सास ससुर का संस्कार, मेरे पति का व्यवहार जो था, और अब आपने कभी उनको देखा नहीं होगा मेरे साथ। जी जी जी, वो वकील साहब अपने बहुत पर्दे के पीछे रहे, कभी वो, बल्कि आप सांसद थी उसके बाद वो, मैंने उनको तो स्कूटर पर अपनी पोती को बस स्टॉप से लाते ले आते छोड़ते हुए देखा है। बस ये जो व्यवहार है, मुझे भी कई बार बोलते थे मजाक में, हम आते थे, जब मैं मंत्री भी थी तो आती थी, और कभी हमें सिनेमा देखने जाना, मैं आज भी जाती हूँ सिनेमा, तो वो बोलते थे वो तेरी मंत्री वाली गाड़ी छोड़, मेरे साथ मेरे स्कूटर पे, मेरी गाड़ी में चलना हो तो चल। अब स्कूटर के बाद उनके पास भी गाड़ी आ गई थी, तो हम अपनी गाड़ी में सिनेमा देखने जाएंगे, टिकट खरीद के सिनेमा देखने। ये जो संस्कार मुझे मिले, तो मेरी फैमिली ने भी कभी मेरी पोजीशन का फ़ायदा उठाने की सोची भी नहीं सपने, और ये हमें नहीं चाहिए। हमारा इससे नहीं, हमारा सम्मान है ये जो संस्कार। आपके भी दोनों बेटे जो हैं वो राजनीति तो में भी उन्होंने बहुत भी ज़्यादा कभी इन्वॉल्वमेंट चाहत नहीं नहीं है और रखी। बहुत ज़्यादा
एक काम तो करते हैं। जो मैं अक्सर चौराहों पर पार्षद पुत्रों की फोटो भी देखने लगा हूँ आजकल। पहले तो मंत्री पुत्रों के, विधायक पुत्रों के फोटो देखता था, अब मैं पार्षद पुत्रों के भी फोटो देख रहा हूँ, लेकिन स्पीकर पुत्र के फोटो चौराहे पे नहीं दिखाई देते। वो काम अच्छा करे और उससे उनका कुछ हो जाए तो उससे मुझे खुशी है। तो ये बात तो सही है कि फैमिली का भी योगदान और जो मिले हैं संस्कार। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा, ये जो मुझे संस्कार मिला था कि गांव-गांव में घर करो। वैसे मैं आज कई बार बोलती हूँ पूरा इंदौर, एक अब आपको छोटी बताती हूँ कि इंदौर ने इतना प्रेम दिया है और वो प्रेम से मैं समझ गई हूँ ये प्रेम मेरी धन संपत्ति के लिए नहीं है प्रेम, तो चरित्र को भी प्रेम मिलता है, आपके अच्छे कार्यों को भी प्रेम मिलता है। ये कहीं ना कहीं इंदौर ने सिखा दिया। ताई जो शहर है इसमें हर छोटा बड़ा नेता जमीन दुकान मकान के धंधे से जुड़ा हुआ है। ताई के बारे में ये कहा जाता है कि ताई तो किसी को लिए थाने में फ़ोन नहीं लगाती, जमीन वमीन से तो कोई ताई का जुड़ाव ही नहीं है। आपको मालूम है ना, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जामे कुटुंब समाए। और दूसरी एक बात है कि मेरे ससुर एक बात बोला करते थे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो मेरे सपूत हैं, उनके सपूत थे इसलिए उन्होंने कभी धन संचय नहीं किया। वो बोलते थे मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक अच्छा वकील है, मेरे को क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा है मकान है, सब कुछ है, और कुछ हुआ तो बुढ़ापे में मेरे पुत्र पर मेरा विश्वास है, वो सब कुछ करेगा मेरा। वो बोलते थे उस समय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्योंकि गंदा लड़का है तो उसके लिए क्यों छोड़ के जाओ, जाने दो उसको, ऐसा ही करने दो, जो कपूत जिसको बोल। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तो वही मैं भी सोचती हूँ कि मेरे ससुर ने जो सोचा वो मैं सोचती हूँ कि पूत सपूत तो क्यों धन। वो दोनों बच्चे अपने तरीके से कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल कि अब ये चर्चा है और क्या आप उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए भी आपका नाम ऐसा चल कुछ रहा है? मैंने देखो कभी जीवन में कुछ भी ऐसा सोचा नहीं। मैं कभी खुद के लिए मैंने कोई महत्वाकांक्षा नहीं पाली, लेकिन हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करती रही, जो भी मुझे मिलेगा उस पद का मैं सम्मान कायम रखूं। बहुत धन्यवाद ताई आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सुमित्रा महाजन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम की, और जैसा कि वो कह रही थी कि उनके संस्कार हैं और वो इन्हीं संस्कारों के कारण, चाहे वो उनको संस्कार मायके से मिले हों, ससुराल से मिले हों, उनके परिवार का सहयोग रहा हो, एक उन्होंने अपने आप को राजनीति की काजल कोठरी में रहते हुए इतने सालों से 8 बार की सांसद रहने के बाद अगर आज उन पर कोई भी एक आरोप नहीं है तो इसका श्रेय निश्चित रूप से उनकी कर्तव्यपरायणता के साथ साथ उनके चरित्र को है, उनकी ईमानदारी को है, और उनके उस समर्पण और डेडिकेशन को है जिसमें वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती हैं, अपने शहर को सर्वोपरि मानती हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिटी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहे।